गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज पाठ नंबर 3 शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो बच्चों, इससे पहले हमने इस पाठ के बहुत से टॉपिक, इसमें काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं, विषय दिए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो आज हम उसी पाठ का एक और टॉपिक है जिसका शीर्षक है चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो हम बच्चों इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी किताब को खोल करके बैठेंगे और हम जो है इसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत धीरे धीरे हुई। मतलब जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ, भारत में आया, तो ये बहुत धीरे धीरे से शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री तथा सलाहकार चाणक्य का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना थी। अब कौन कौन थे? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके एक मंत्री थे चाणक्य। जो चाणक्य आपको पता ही है, वे बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बंदे माने जाते हैं। आपको उनकी लिखी हुई कुछ पुस्तक मिलेगी, उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। यदि आज भी आप, और नहीं तो मोबाइल में ही खोल करके देखना, चाणक्य के बारे में पढ़ना, तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। यानी कि जो उनके सलाहकार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इन दोनों ने मिलकर के भारत में बौद्ध धर्म को लाया था। ठीक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना परचिर नया नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया था। अब इन दोनों ने मिलकर के, चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर के मतलब विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया था। मतलब लोगों में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तेजना भरे थे। मतलब जो आक्रमणकारी हैं यहाँ आते हैं तो उनके साथ जो है हमें कैसे पेश आना है, इस बारे में उन्हें उत्तेजित किया था। यूनानी सेना को हराकर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। तब क्या हुआ? अब विदेशी जो आक्रमणकारी आते थे तो वो आक्रमण करते, तो इधर से भी आक्रमण तो दोनों तरफ से ही होता है। और तब इन्होंने क्या किया था? यूनान की तरफ से जब आक्रमण किया गया तो उनसे यूनानी सेना को हरा करके इन्होंने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जो है चंद्रगुप्त से पहले कौन थे? सिकंदर थे। सिकंदर की मृत्यु हुई, उसके 2 सालों के बाद ही इन्होंने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और वहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। लिखित इतिहास के आधार पर सर्वप्रथम एक विशाल केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई थी। अब जैसा कि इतिहास में लिखा गया है, उसी के आधार पर हम तो पढ़ करके ही पता चलाते हैं ना कि कैसा क्या हुआ था। हमें तो पता तभी चलता है भी उस समय में क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी, कैसे कैसे राजा थे, कैसे कैसे उनके राज्य थे, उन्होंने कैसे अपने राज्य को विस्तार किया था। तो ये सब बातें जो है ना हमें पढ़कर ही पता चलती है, इतिहास से ही पता चलती है। तो उसी के आधार पर ही पता चलता है कि सबसे पहले एक विशाल केंद्रीय राज्य की जो स्थापना हुई थी। इस राज्य का ब्यौरा सेल्यूकस की राजदूत मेगास्थनीज ने किया था। और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। अब कौटिल्य कौन है? कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। चाणक्य क्या है ना, मैंने अभी बताया आपको चाणक्य, तो चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य भी है।
जिसने अर्थशास्त्र को लिखा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र माना जाता है। अभी उस समय राजा लोग जो है कैसे अपनी नीतियां बनाते थे, क्या क्या राजनीति करते थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने राज्यों को बढ़ाया था, किस किस से उनका युद्ध हुआ था, कहाँ कहाँ पर युद्ध में जीते, कहाँ पर हारे, कौन जीता कौन हारा, ये सब कुछ जो है उसमें मिलता है, जो उस समय की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब जो कौटिल्य थे वो चाणक्य थे, जो बड़े ही बुद्धिमान तथा कर्मठ व्यक्ति था। जो चाणक्य था ना, बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही कर्मठ, यानी कर्म करने वाला, कर्म के प्रति जो है अपने आप को उसने समर्पित किया हुआ था, मतलब हमेशा काम करता रहता था। और वो जो कर्मठ व्यक्ति था वह शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाले रहता था, यानी पूरा शासन कैसे करना है। जो राजा होता था, क्योंकि वो उसका मंत्री था, तो उससे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे, पूरे शासन की बागडोर उसके हाथ में रहती थी। और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि प्रिय विद्यार्थी की तरह देखता था। अब ये नहीं है कि जो सम्राट हैं, जो राजा हैं, वो उसके स्वामी हैं, वो उनका मंत्री है, ऐसे नहीं, बल्कि कैसे देखता था, एक विद्यार्थी की तरह। जैसे विद्यार्थी को विद्या देनी होती है ना, उसी तरह से वह भी जो है राजा को कुछ न कुछ समझाता रहता था, बताता रहता था। वह सीधा साधा और तपस्वी है, उसे प्रसिद्धि व ऊंचे पद पर आसीन होने की कोई रुचि नहीं थी। यानी कौटिल्य को बिल्कुल वो सीधा साधा है, उच्च विचारों वाला व्यक्ति है, उसे ये नहीं है कि मुझे भी राजा बनना है, ऐसी उसके मन में इच्छा हो, ऐसी इच्छा उससे नहीं थी। अपनी शपथ पूरी कर लेने के बाद वह सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का शांत जीवन बिताना चाहता है। अब क्या चाहता था भी, जब मैंने जो अपना काम करना है, राजा के प्रति मेरी जो निष्ठा भावना है, तो निष्ठापूर्वक मैं अपने सारे काम करके उसके बाद जो है चिंतन मनन करके, यानी सेवानिवृत्त होके अपना काम में कुछ छोड़ दूंगा। जैसे हम कहते हैं रिटायर हो गया बंदा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या करना, तो वो कहते थे कि मैं अपना बिल्कुल शांत जीवन बिताना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाणक्य सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अब उन्होंने जिस उद्देश्य को ठान लिया कि ये काम पूरा करना है, तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में विस्तार से अनेक विषयों पर लिखा गया है। उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस पर सभी विषयों में, यानी बहुत से विषयों पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी दृष्टियों पर विचार किया गया है। मतलब शासन में क्या क्या सिद्धांत बनाए गए हैं और उनका जो है कैसा व्यवहार जो है, राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी दृष्टियों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त की विशाल सेना का भी वर्णन किया गया कि उसके पास कितनी बड़ी विशाल सेना थी। चाणक्य कहते हैं कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास बड़ी विशाल सेना है, लेकिन वो सेना में अनुशासन नहीं है, तो आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे, तो वो कैसे जो है दूसरी सेना का सामना करेंगे। इसलिए कहते हैं कि इसमें संख्या का नहीं होता कि बहुत बड़े संख्या में हमारे पास सैनिक हैं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता यदि उनमें अनुशासन और उचित प्रतिनिधित्व का अभाव है। यदि प्रतिनिधित्व करते अच्छी तरह से सबको काम बता दिया जाता है, आपको ये काम ऐसे करना है, आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना, और सेना जो अनुशासन में रह करके सब काम करेगी, तभी वो सामने वाले को हरा पाते हैं। नहीं तो ज़्यादा की संख्या में सैनिक जो बोझ ही होते हैं, यदि वो काम नहीं करेंगे। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी वर्णन किया गया है। कैसे किले बना करके, मतलब बहुत मोटी मोटी दीवारें होती थी ना, बड़े बड़े किले थे कि पूरा शहर गांव उसमें अंदर समा जाता था। जब कोई आक्रमणकारी आक्रमण करना था तो कई बार क्या होता था, पूरे शहर के साथ किले में अपनी सुरक्षा के लिए चला जाता था और वहीं से जो है आक्रमण किया जाता था। तो इसमें इसका भी वर्णन किया गया है। अब इस पुस्तक में चर्चित विषयों में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, वहाँ के समाज के जो रीति रिवाज थे, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह कैसे होते थे और विवाह के बाद तब तलाक भी हो जाते थे, स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किस तरह के टैक्स लिए जाते थे, कृषि कैसे होती थी, कारखानों को कैसे चलाया जाता था, दस्तकारी, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जनगणना, मत्स्य उद्योग में मछली पालन का जो उद्योग होता है वो, पासपोर्ट और जेल आदि सब विषय शामिल हैं।
लेकिन इसमें एक तो विधवा विवाह को मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई थी। यानी विधवा दोबारा जो है विवाह कर सकती थी और किसी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि कई बार जो है तलाक भी हो जाता था। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। जब राजा बनता है ना तो वह शपथ लेता है और शपथ के समय उसे ये शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है और उसकी खुशहाली में है। यदि प्रजा सुखी है और खुश है तो इससे उसका वह भी सुखी और खुश है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो उसे खुद अच्छा लगेगा। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा ना लगे और स्वयं को अच्छा लगे। यानी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो काम उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा वही उसे करना पड़ेगा, यानी राजा को वही करना पड़ेगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी जो है वो उत्साही होगी। अब जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होती है। अब राजा यदि उत्साह से भरा हुआ है, खुश है, प्रजा के बारे में सोचता है तो प्रजा भी हमेशा राजा के बारे में सोचेगी, उत्साहपूर्वक रहेगी, खुश रहेगी। सार्वजनिक कार्य राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि राजा की मर्जी होगी तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं। प्रजा जैसा चाहती है उसे वैसा भी करना होगा। अगर राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे पदच्युत करके उसे अन्य जगह पर पदासीन कर सकता है। यदि राजा कुछ ऐसा काम करता है जो उसकी प्रजा को यानी वहाँ के लोगों को अच्छे नहीं लगते, उन्हें पसंद नहीं है, तो उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि राजा को अपने पद से हटा सकती है और वही प्रजा उसे किसी और पद पर आसीन कर सकती है। तो ये था बच्चों टॉपिक हमारा, कौन सा था? चंद्रगुप्त और चाणक्य कैसे जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आज हम अभी इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का एक और टॉपिक है जो कि अंतिम टॉपिक है इस पाठ का, अंतिम विषय अशोक एक महान शासक, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।